नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया में, जहां हर माँ का सपना, जुनून और संघर्ष एक कहानी बनाते हैं जो कि दिलों को छू जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मेहमान जिन्होंने इंजीनियरिंग और टेक की दुनिया में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के हर मोड़ पर एक नया रास्ता बनाया है। इंदौर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके फिर इन्फोसिस से करियर की शुरुआत किया। उसके बाद इन्होंने अमेजॉन, एडोबी और जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हुए आज ये सेल्सफोर्स में एक सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इससे भी खूबसूरत पहलू ये है कि ये एक 3 साल के नन्हे मुन्ने की माँ भी हैं। आज मिलते हैं एक ऐसी सोलफुल और सुपर वुमेन से जिन्होंने मदरहुड और लीडरशिप को बड़ी खूबसूरती और प्यार से जिया है। Welcome to my channel, Ritu ji. Thank you so much for giving your precious time to us. Thank you so much. Thank you, Malti ji. Thank you for inviting me on this podcast and giving me opportunity to share my experience and learning across. Thank you. Yeah, I'm so glad that you accepted my invitation and you are here with us. So, Ritu ji, जैसा हमारी तो बातचीत हुई कि आप इंदौर से बिलोंग करती हो, फिर आपकी स्कूलिंग वहीं पे हुई, तो आप मुझे जरा बताओगे इंदौर के बारे में, हमारे व्यूवर्स को इंदौर के बारे में और अपनी स्कूलिंग के बारे में, कैसा रहा ये सफर आपका? जी बिल्कुल। सो इंदौर इज द सिटी वेयर आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप। सो इंदौर के लिए एक स्पेशल प्लेस है मेरे हार्ट में। बट टू बी ऑनेस्ट, आपने सुना ही होगा इंदौर के लोग, इंदौर का खाना एंड नाउ द क्लीनलीनेस एज वेल। इंदौर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पढ़ाई के लिए ही नहीं बट जॉब्स के लिए, प्लस वहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। सो इसलिए मेरा स्कूलिंग, मेरा एजुकेशन पूरा इंदौर से ही कंप्लीटेड है बिकॉज वहाँ काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो मेरा थ्रू आउट एजुकेशन इंदौर से ही कंप्लीट हुआ है। और वहीं से मुझे प्लेसमेंट मिला था इन्फोसिस में और फिर मैंने इन्फोसिस में ज्वाइन किया था। तो इन्फोसिस आपकी फर्स्ट कंपनी रही जो आपने डायरेक्ट प्लेसमेंट के थ्रू लिया? जी। प्लेसमेंट के लिए फिर इन्फोसिस में आपने कहाँ ज्वाइनिंग ली? इन्फोसिस की ट्रेनिंग होती है पहले मैसूर में, और मैसूर में ट्रेनिंग होने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो दे आस्क यू 3 प्रेफरेंसेस कि आपको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट चाहिए। तो हमें पता होता है कि बैंगलोर में ऑफिस है, हैदराबाद में ऑफिस है, जयपुर में ऑफिस है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस था बैंगलोर, सेकेंड प्रेफरेंस था जयपुर, थर्ड प्रेफरेंस था हैदराबाद। सो यूजुअली लोगों को फर्स्ट और सेकेंड प्रेफरेंस में से कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आपने बैंगलोर में लिया? हाँ, तो फिर मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा मिल गया था बैंगलोर, ने बैंगलोर में ज्वाइन किया था। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन कि आपने बैंगलोर को चूज किया? बिकॉज मतलब ऐसा कुछ सुन रखा था कि हाँ सिलिकॉन वैली है और यहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो की। तो ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ये 2012 की है, 2012 की। तो उस टाइम पे भी एवरीवन नोज कि बैंगलोर इज सिलिकॉन हब ऑफ इंडिया और वहाँ बहुत सारी कंपनीज है, अपॉर्चुनिटीज है। एंड जब हम बात करते हैं दूसरी और जगहों की तो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में सबको बैंगलोर थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी बट वेदर, क्लाइमेट, सारे तरीके से बैंगलोर प्रेफरेबल रहता है हर सिचुएशन में। तो इसलिए मेरा पहला प्रेफरेंस बैंगलोर था और मुझे इवेंचुअली बैंगलोर मिल गया। आपका तो रितु, आपका जैसे आपने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग आपका मतलब आपके घर में कोई ऐसा बैकग्राउंड था या फिर ये आपकी खुद की चॉइस थी या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस हुई कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बायो और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स थे 12th में, और मुझे एक्चुअली आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। तो मेरा पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी था एंड देयर वाज एन ऑप्शनल एडिशनल सब्जेक्ट व्हिच वाज मैथ्स। तो मैंने दोनों एग्जाम्स दी थी। उस टाइम पे ऑल इंडिया पीएमटी होता था, जैसे नीट होता है, AIPMT एज वेल एज NPPMT। सो मुझे जो मेरा लाइन ऑफ इंटरेस्ट था वो नहीं मिला। तो देन मुझे मतलब मैंने इंजीनियरिंग के भी सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटी थी, देन आई ऑप्टेड फॉर इट।
ओह इवेंचुअली इवेंचुअली डॉक्टर बनते बनते इंजीनियरिंग का सफर स्टार्ट हुआ। तो ऋतु, जैसे आपने बताया कि मतलब इंजीनियरिंग आपने स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे आपका सफर शुरू हुआ, आप डॉक्टर बनना चाहती थी। तो मतलब फिर आपको कैसा फील हुआ कि एक डॉक्टर का सपना लिए हुए फिर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो? फिर आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मैंने ये गलत डिसीजन ले लिया इंजीनियरिंग करके? इंजीनियरिंग करते टाइम पे आपको लगा ऐसा कि नहीं मेरे को तो यार वैसे में ही जाना चाहिए था, डॉक्टर लाइन में ही जाना चाहिए था? ऐसा महसूस हुआ आपको? ऐसा लगा तो नहीं, मतलब मुझे थोड़ा लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था, बट आई थिंक कभी कभी कुछ प्लान्स होते हैं जो हमारे होते हैं और एग्जीक्यूट होते तो अच्छा लगता है, बट कभी कभी कुछ प्लान्स गॉड के होते हैं, राइट? करेक्ट। तो ऐसा लगा कि ठीक है, उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि इसी लाइन में जाना चाहिए, इसे ट्राई करना चाहिए, तो ठीक है आंख बंद करके फॉलो किया। बट ड्यूरिंग इंजीनियरिंग आपको मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे जाना ही चाहिए? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट किया तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया। मतलब फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होते हैं वो काफी जेनरिक होते हैं, बट लेकिन मेरा स्पेशलाइजेशन आईटी और कंप्यूटर साइंस में है। लेकिन जब हमने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़े और स्टफ पढ़ा तो वहां से मेरा इंटरेस्ट काफी डेवलप हुआ। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था डीप में जाना कि अरे ये चीजें कैसे हो रही है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं, वाईफाई, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सो उसके बारे में पढ़ना। और मैंने अपना एमटेक भी किया था, वहां मैंने काफी सारी रिसर्च की है, पेपर्स पब्लिश किए, मेरे IEEE में भी काफी सारे पब्लिशर्स हैं। तो मुझे काफी इंटरेस्ट आता था और मैं काफी उस पे फोकस रह के प्रिपेयर करने लगी, उसको टाइम देने लगी, तो मेरा अपने आप उस तरफ इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ता ही गया और ग्रेट, मतलब आपने उसमें एमटेक किया, आपने पेपर पब्लिश किया। ये तो आपका किस टॉपिक पे था जो आपने पेपर? मेरा टॉपिक था मेरा जो पब्लिकेशन था वो इंटरनेट के अराउंड था, जहाँ पे कि एक ट्रस्ट एक बहुत बड़ी समस्या होती है वायरलेस नेटवर्क में। सो मैंने एक ट्रस्टिंग के लिए नया एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया था, जिससे आप एक ट्रस्ट नेटवर्क बना सकते हैं और उसके थ्रू इंटरनेट को से सप्लाई कर सकते हैं या पास अक्रॉस कर सकते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग या बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ऋतु जी, फिर आपने जैसे आपने कहा आपको फर्स्ट प्लेसमेंट इन्फोसिस में मिला, तो क्या मतलब कैसा लगा आपको फर्स्ट ऑफर लेटर लेके? फर्स्ट जॉब, फर्स्ट ऑफर लेटर? सो इससे पहले मेरे को एक ऑफर पहले भी था जो कि सत्यम कंप्यूटर से था, महिंद्रा सिस्टम्स करके था वो, बट लेकिन ड्यू टू स्लो डाउन ड्यूरिंग 2009-2010 मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, ज्वाइन नहीं किया था। बट लेकिन उसके बाद ये मेरा पहला ऑफर था। और बट इससे पहले भी मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप कर रही थी अपने कॉलेज में। सो ये मेरा ऐसे कह सकते हैं कि एक कॉर्पोरेट फर्स्ट ऑफर था। सो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, बीट इन्फोसिस, बीट एनी कंपनी। और मुझसे ज्यादा खुशी शायद मेरे घर वालों को हुई थी, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट किड हु विल बी लाइक जॉइनिंग सर्टेन बिग कंपनी टू वर्क फॉर। सो IT कंपनी। यस, तो बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी। हाँ फर्स्ट जॉब हमेशा सच में फर्स्ट जॉब की खुशी अलग ही होती है और वो ऑफर लेटर और मतलब वो पेरेंट्स को भी इतनी ज्यादा खुशी होती है। ग्रेट। तो फिर उसके बाद जैसे इन्फोसिस के बाद फिर आपने और भी कई सारी कंपनियों में जॉब किया, जैसा कि मतलब आपने बताया और मुझे पता चला है कि आप उसके बाद फिर एडोबी में गई, अमेजॉन को ज्वाइन किया, फिर आपने JP मॉर्गन, मतलब आपने इतनी बड़ी बड़ी MNCs में काम किया। तो आप बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग मतलब जॉब कौन सी थी, किस कंपनी की थी आपके लिए? तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तो नहीं बोलूंगी मैं, बट क्योंकि हर एक जॉब में आप एक अलग प्रोफाइल, एक अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो सबके अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। राइट। बेसिकली मैं हमेशा से बैकएंड डेवलपमेंट में रही हूँ, बट लेकिन जब मैं Amazon में मूव की थी तब मेरे पास जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें कम्प्लीटली एक फ्रंट एंड भी डिजाइन करना था, तो वो काफी चैलेंजिंग था। एंड इट वाज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डिजाइन सम फ्रंट एंड, इट वाज लाइक पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन एंड उसको ब्यूटिफिकेशन भी करना था। तो दैट वाज
लिटिल बिट चैलेंजिंग, बट हाँ उसको मैंने किया, गेन किया नॉलेज और फिर एग्जीक्यूट किया। या हर एक चैलेंज के साथ कुछ चीजें लर्न करने को भी मिलती हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जी। तो ग्रेट। तो उसके बाद फिर जैसे आपने इतने फिर मतलब आपकी फिर ये हुआ होगा ना कि जैसे अब तो जॉब भी कर रहे हो, फिर अब सेटल भी होना है लाइफ में, पेरेंट्स का आ रहा होगा दबाव, फोर्स कि नहीं बेटा अब तो शादी वादी करो। तो फिर मतलब कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का, क्या था कि मतलब उनको थी कि बेटा अब आप शादी कर लो, कैसा था उनका रिएक्शन? मेरे पेरेंट्स का इतना ज्यादा फोर्स नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि पहले तुम्हें जो करना है लाइफ में अचीव करना है पहले वो कर लो, उसके बाद ये सारी चीजें तो हो ही जाएगी लाइफ में, बट पहले सेटल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो मेरी लव मैरिज थी, तो आई वॉज द वन टेलिंग माई पेरेंट्स कि हाँ एक लड़का है जो कि मिलना चाहता है आपसे, बात करना चाहता है। तो वहां से फिर शुरुआत हुई थी, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है हम मिलेंगे, बात करते हैं। एंड बिकॉज हम लोग 3 बच्चे हैं, मेरे बाद मेरी एक छोटी सिस्टर है और एक छोटा भाई है। तो मेरे पापा ने कभी हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया कि ये लड़कियां हैं और इन्हें थोड़ा कम छूट देनी चाहिए, या ऐसा कभी कुछ डिफरेंशिएशन रहा नहीं था। वी वर वेरी ओपन विद आवर पेरेंट्स। तो अगर हमारे मन में कुछ है तो हम बिल्कुल जाके उन्हें बोल सकते हैं। तो मैंने वैसे ही किया, जब कुछ मन में था तो उन्हें बताया, और उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं, मिलते हैं, सब कुछ सही लगेगा तो हमें कोई एतराज नहीं। मतलब अभी ये तो थोड़े 10 years बैक की बात होगी ना, तो उस टाइम पे तो इतना ओपन नहीं था, मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो रहा था लव मैरिज। तो मतलब आपके पेरेंट्स तो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, बट लेकिन जो आसपास के लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, उनका क्या रिएक्शन था, और फिर उन्होंने कैसे, मतलब कुछ तो बोला ही होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा ना लोग क्या कहेंगे इस बारे में नहीं सोचते। हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए, राइट। उन्होंने कभी नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। उन्होंने हमेशा ये बोला है कि कुछ भी होता है तो वी आर देयर, हमेशा आके हमको बता सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है कि कभी कहीं कुछ परेशानी या कुछ इश्यू आया है तो पेरेंट्स के पास गए हैं, उन्होंने हमेशा समझा है और सही चीजें बताई है आगे कि ऐसे कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हम हमारी परेशानी या कुछ भी हमारे मन में है तो लेके जा नहीं सकते उनके पास। ओके, मतलब शुरू से आपके बचपन से आपके घर का माहौल ऐसा रहा होगा कि मतलब आप इतने बहुत, जब छोटे थे तब बहुत डरते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ी अलग लेवल की परेशानियां होती है जो बच्चों में और स्कूल लेवल में नहीं होती है। धीरे धीरे बात करी, समझा और एक्सपीरियंस के साथ बिल्डअप हुआ कि नहीं हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम कुछ भी जाके बोलेंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे, हमें डांटेंगे नहीं। बहुत अच्छा रितु। फिर ये बताओ, फिर मतलब आपके जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था, मतलब उन लोग रेडी थे या फिर? वो लोगों को थोड़ा सा कुछ तो रिजर्वेशंस थे, क्योंकि उनके पूरे आई वुड से जितने भी लोग हैं या जानने पहचानने वाले सब में ये पहला इंटरकास्ट मैरिज था। ओह, फर्स्ट इंटरकास्ट। हमारे इधर मैं बोलूंगी इवन दो मैरिजेस वर अरेंज्ड, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे यहाँ हुई हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा था कि ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आपका पार्टनर सही है, जो उस पर्सन से आप रिश्ता करने जा रहे हो वो लोग सही है, तो हमें इंटरकास्ट से कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारे यहाँ ये नॉर्म था कि लोग अच्छे होने चाहिए, कास्ट का इसका बैरियर नहीं था। बट यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की साइड दिस वाज द फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। बट जब वो लोग हमसे मिले, मेरे पेरेंट्स से मिले, तो उन्हें भी सब कुछ सही लगा और फिर आगे सब कुछ सही से हो गया। हाँ, आप कोई इतने अच्छे स्वीट से, थैंक यू। तो चूंकि हमारी लव मैरिज थी और हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, और टू बी ऑनेस्ट हम लोग इन्फोसिस में साथ में थे, अडोबी में साथ में थे, मतलब सेम कंपनी में, मतलब सेम चलता आ रहा था जी। तो हमें ये तो पता था कि हम किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कैसे चैलेंजेस है, और हमारी कंपैटिबिलिटी भी उतनी ही अच्छी थी कि हमें पता है कि ठीक है ये चैलेंजेस होते हैं, इसके रहते हो सकता है कभी आपको लेट नाइट कॉल्स करने हैं, कभी कुछ और कमिटमेंट्स हैं।
तो वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद मैं बोलूँगी मेरे हस्बैंड बड़े सपोर्टिव है, क्योंकि मेरे इन लॉज के साइड में मतलब सब लोग जो वर्किंग वुमेन भी हैं, मतलब एक तो बहुत कम वर्किंग वुमेन्स है, और जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू टीचिंग जॉब, राइट। तो एक टीचिंग प्रोफेशन में और एक आईटी प्रोफेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बिग। तो वो जब देखते थे कि इतना लेट नाइट कॉल्स हो रहा है, रात में जागना पड़ रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो ही मेड श्योर कि वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये जरूरत है। और उन्होंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है कि मुझे कहीं पे भी कुछ ब्लॉकर्स फैमिली की साइड से या उनकी साइड से ना आए, तभी आई एम एबल टू प्रोग्रेस थ्रू माय करियर। नो, ग्रेट, रियली। मतलब पार्टनर का साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, और जैसे आईटी के जो चैलेंजेस होते हैं वो आई कैन कोरिलेट, बिकॉज मैं भी उसी फील्ड से हूँ। तो अच्छा है कि मतलब आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला जो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ रहा है। तो मतलब आपके कोई रोड ब्लॉकर नहीं था आपके मतलब करियर में या जॉब में। उसके बाद तो फिर आपकी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट, मतलब फिर आपने फैमिली प्लानिंग की होगी, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर मतलब क्या कि हमें फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिले, तो थोड़ा सा आई वुड से ट्वीक करके प्लान किया था कि जब मेरे फादर इन लॉ रिटायर हो जाएंगे अच्छा। तो हमने सोचा था हम उसके बाद ही बेबी करेंगे। नहीं तो हम मतलब वही है, अगर इन लॉज या पेरेंट्स कुछ साथ में रहते हैं तो हमें भी एक सपोर्ट रहता है। बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों को हम अगर काम करेंगे तो हम वो समय वो लर्निंग्स नहीं दे पा रहे, राइट। तो एटलीस्ट कोई भी, मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स कोई भी रहते हैं तो एक बच्चों को सपोर्ट रहता है, एक लर्निंग्स मिलती रहती है कि हाँ नहीं ऐसा है ऐसा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम वहाँ पे नहीं, बिल्कुल आपने राइट डिसीजन लिया। प्लान करके हमने किया कि हमारे फादर इन लॉ जब रिटायर हो जाएंगे हम तब प्लान फ्री हो जाएंगे, तो मतलब एटलीस्ट वो आ सकते हैं, मतलब उन्हें ब्रेक नहीं लेना पड़ा। हाँ, हम प्रिपेयर थे, अगर हमें लेना पड़ेगा, अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे तो मैं लूंगी कैरियर ब्रेक, बट जरूरत नहीं पड़ी। थोड़े बहुत चैलेंजेस थे, जैसे मैं जब मेरा बेबी हुआ था मैं इन्फोसिस में थी, और इन्फोसिस में जिस टीम में मैं थी थोड़ा सा वहाँ वर्कलोड ज्यादा था। तो जब मैंने रिज्यूम किया तो मुझे लगा कि यार ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है घर के साथ और बेबी के साथ, वो ऑफिस का सारा काम मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने पहले इंटरनली भी ट्राई किया स्विच करने का, बट मुझे एकदम बहुत सही कुछ ऑप्शन मिला नहीं। फिर मैंने बाहर ट्राई किया और फिर मैंने JP Morgan Chase ज्वाइन किया था। ओह, तो रितु, जैसे कि आपने बताया कि आपने फिर JP Morgan चूज किया, तो अभी जैसे आपका बेबी 3 इयर्स का है और आप एज ए सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हो, तो मतलब इतने चैलेंजिंग रोल को एक 3 इयर्स के बेबी के साथ आप कैसे मैनेज करती हो? मतलब ये तो हमारे लिए भी एज ए लर्निंग पॉइंट होगा, बट हाँ, आप हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बोलूंगी कि मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट है ये करने के लिए, क्योंकि एक वुमेन अगर कहीं सक्सीड हो रही है तो जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो कोई ना कोई तो हैंडल कर रहा है विथ स्मॉल किड। तो मैं बोलूंगी मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव है। जैसे मेरी लेट नाइट्स मीटिंग होती है काफी सारी, क्योंकि मैं US के साथ वर्क करती हूँ बहुत क्लोजली, तो मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मेरे बेबी को खाना खिलाना, उसको सुलाना, तो नाइट का पूरा जितना भी रूटीन है उसका वो लोग उसे हैंडल करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सपोर्ट में रहती है, जैसे वीकेंड्स हैं और जो भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, सारी चीजों के लिए वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीजें कर पा रही हूँ। तो वाकई में व्यूअर्स, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और जब भी अगर फैमिली में या कोई भी बच्चा कोई भी सक्सीड होता है तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही लोगों का हाथ होता है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये बहुत ही जरूरी है, हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अभी जो ये वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल हो गया, तो ये कितना हेल्पफुल रहा एज ए मदरहुड जर्नी, फोकस करेंगे?
मेरे ख्याल से हाइब्रिड मॉडल में ऑपरेट करने से ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिससे कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपना रूटीन बच्चे के अराउंड थोड़ा सा बिल्डअप कर पाते हैं। जैसे जिस दिन वो ऑफिस जाते हैं उस दिन मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ। जिस दिन हम दोनों को ऑफिस जाना होता है तो मेरे इन लॉज होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी कुछ ट्रेनिंग्स है या इनकी कुछ ट्रेनिंग्स है, हमें किसी ना किसी दिन कॉन्फ्लिक्टिंग डे पे जाना ही पड़ता है ऑफिस में। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, या तो मेरे हस्बैंड या मैं, हम बच्चे को टाइम दे पा रहे होते हैं, घर में हो रहे होते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी तो है जो हमें मिलती है वर्क फ्रॉम होम और कोविड के बाद से जो हमें मिल रही है। राइट, करेक्ट। तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे एज ए मदरहुड, जैसे आप एक माँ हो तो आपकी टीम होगी, तो टीम में कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ उनको पेरेंटिंग टिप्स दे रहे हो अपनी टीम में को, या अपनी पेरेंटिंग टिप्स तो नहीं देते हैं, बट हम लोग जब काम करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग मॉम्स, सो हम लोग बात करते हैं और एक्सचेंज करते हैं हमारे आइडियाज कि यार ऐसा हो रहा है, आपके पास ऐसा हुआ है कभी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। यूजुअली ये सारे टॉक्स होते हैं जब बच्चे बीमार होते हैं, कि यार मेरा बच्चा बहुत बीमार होता है या मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। और आजकल का नया एक हॉट टॉपिक है कि स्क्रीन टाइम, बहुत मोबाइल या टीवी देखते हैं। तो मतलब सबके लिए सारी चीजें वर्कआउट तो नहीं करती है, बट कुछ बोलते हैं हमने ऐसा किया, कुछ बोलते हैं हमने ऐसा किया, तो उससे लर्न करते हैं और सोचते हैं कि ठीक है ट्राई करके देखते हैं क्या काम करता है हमारे बच्चे पे। ये कॉमन हो जाता है, मतलब तो एक कॉमन थ्रेड है जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो और शेयर कर पाते हो या वेंट कर पाते हो कभी कभी कि यार बहुत ज्यादा है ये। हाँ, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब कभी जैसे इतना वर्क प्रेशर या फिर फैमिली में भी इतने सारे काम हो जाते हैं बच्चों के अराउंड, तो फिर कभी ऐसा लगा कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा अपना करियर स्लो डाउन करना पड़ेगा? कभी मतलब ऐसा कभी थॉट्स आया आपके माइंड में, कभी ऐसा लगा हो? मुझे ऐसा लगा नहीं कि स्लो डाउन करना पड़ेगा, बट जैसे कि मेरा अभी रिसेंट मूव था जब मैंने JP Morgan Chase से सेल्स फोर्स में स्विच किया, तो वहाँ मैं इंजीनियरिंग मैनेजर रोल पे थी, यहाँ मैं सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर रोल पे आई हूँ। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और नंबर ऑफ टीम्स जो मैं हैंडल करती हूँ वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू JP Morgan Chase से, और मेरा पोर्टफोलियो और जिस टीम का मैं पार्ट हूँ वो भी काफी ब्रॉडर और बिगर है। तो मुझे लगा कि कर सकते हैं और सपोर्ट सिस्टम है, अगर कहीं भी इशू आएगा या कुछ दिक्कत होगी तब इवैल्यूएट किया जाएगा, बट सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक मूव किया था। एंड अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है तो चीजें डिफिकल्ट भी होती है तो धीरे धीरे सॉल्व होती जाती है इवेंचुअली। फिर आपको मतलब लगता है कि हाँ एक बैक एंड सपोर्ट तो है, मैं कर सकती हूँ। तो ऋतु जी, जैसे अभी आप बहुत ही चैलेंजिंग रोल पे हैं, तो क्या कभी ऐसे ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस कभी आपको ऐसा लगा कि आपको जज किया गया हो एज ए मदर की ये एज ए मॉम शायद ये इस रोल को इतना जस्टिफाई ना कर कि मुझे ऐसा तो नहीं फील हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा जो JP Morgan का स्विच था वो जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था तब स्विच किया था मैंने। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी इस एस्पेक्ट के अराउंड या इस चीज के अराउंड कि मेरा बेटा कितना बड़ा है, एम आई अ न्यू मॉम और समथिंग लाइक दैट जज किया हो। दे हैव ऑलवेज जज मी ऑन माई स्किल सेट एंड व्हाट आई हैव टू प्रोवाइड टू द कंपनी, और उसी बेसिस पे आई थिंक दे हैव काइंड ऑफ रोल्ड मी आउट एन ऑफर एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बेसिस पे मुझे कभी जज किया गया है। तो फ्रेंड्स, स्किल्स बहुत मैटर करता है कि एज ए मॉम या मतलब आई वुड से कि एज ए मॉम अगर आपको ये लगता है कि मैं मॉम बन गई हूँ और मैं शायद जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी किसी रोल को और या फिर मुझे जज किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हमेशा आपके स्किल सेट को देखा जाएगा कि आप किस स्किल सेट पे हो, आपके पास क्या नीज टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे ही आपको जज करेंगे। तो जैसे आपका 3 साल का बेटा है, तो कभी ऐसा हुआ कि वो आपसे आके पूछा मम्मा आप क्या करती हो और आपने उसे क्या समझाया हो?
उसको ये पता है कि मम्मा पापा प्रोग्रामर है। अच्छा अच्छा, उसे पता है। एक्चुअली उसकी एक बुक है, उसमें वेरियस प्रोफेशंस है, तो उसमें वो पूछता है मम्मा पापा आप क्या करते हो। अच्छा, तो उसको पता है मम्मा पापा प्रोग्रामर है। और सिंस हम हमारे ऑफिस के पास रहते हैं और वहीं से हमारा रोज का कम्यूट होता है, तो उसको ये पता है कि मम्मा का ऑफिस JP Morgan Chase जो कि पहले था, अच्छा। और पापा का ऑफिस अडोबी है। ओह, मतलब उसको बिल्डिंग्स पता है, उसको ये पता है कि मम्मी पापा कहाँ काम करते हैं। ओह ग्रेट। तो और ऐसा ऋतु आपकी हॉबी, ऐसा हॉबी है क्या? कुछ हॉबीज होती है। मैं पहले तो मेरी कुछ अलग हॉबीज हुआ करती थी। अब जैसे मॉम बन गई हूँ तो मेरी हॉबी थोड़ी सी चेंज हो गई है। मेरी हॉबी है कि अगर मैं फ्री हूँ तो थोड़ा सा सो लेती हूँ। अच्छा, ये हॉबी में आती है। तो अब उसको कैसे भी ले सकते हैं, बट हाँ मतलब अगर मुझे फ्री टाइम मिलता है तो लोग सोचते हैं ना अपने फ्री टाइम में हम क्या करेंगे, तो मैं सोचती हूँ अपने फ्री टाइम में थोड़ा सो लेती हूँ। और मुझे ना पियानो बजाने का थोड़ा शौक है, तो मेरा बेटा मुझे बजाने नहीं देता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा कुछ जो भी अपनी साइड से सिखा सकूँ वो सिखाती हूँ। सच में मतलब सोना ये खुद में बहुत बड़ी हॉबी है, राइट? और एज ए मदर तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हमारी स्लीप पे करते हैं। हाँ, इट्स रियली नाइस। तो रितु जी, अब आपके लिए मेरे पास एक रैपिड फायर है, तो आप रेडी हो? बिल्कुल। राइट, चलिए। तो कुकिंग या कोडिंग? कोडिंग। ये कोडिंग की वजह से ही आज यहाँ पहुंचे। करेक्ट, ओके। मॉर्निंग मीटिंग या बेड टाइम स्टोरीज, कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? बेड टाइम स्टोरीज। क्योंकि हर बार कुछ नया कंटेंट चाहिए होता है। ये सुन लिया है मम्मी, अब कुछ नया सुनाओ आप। राइट। और अगर आप मल्टीटास्किंग है तो इसको आप एक क्या नाम देना चाहेंगे? मैं बोलूंगी मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज करो, आपको पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, क्योंकि आधे आधे में ना कुछ भी पूरा नहीं हो पाता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि नहीं हो पाता है ऐसा। अच्छा, और फिर करियर का सबसे वाव मोमेंट कुछ? करियर का सबसे वाव मोमेंट, मैंने कपल ऑफ अवार्ड्स जीते थे जब मैं अडोबी में थी। तो वहां पे मैंने हैकाथॉन जीता था जहाँ पे कि हमें सेकंड प्राइज मिला था। एक सिक्योरिटी चैलेंज हुआ था अडोबी में, अक्रॉस अडोबी में। आई वाज द फर्स्ट पर्सन, सो आई गॉट अ कॉलेज फॉर दैट। सो ये सारे मोमेंट्स जहाँ पे कि यू गेट स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर योर स्पेशल स्किल सेट, तो वो मेरे लिए काफी वाव मोमेंट्स थे। यस, ग्रेट। तो जैसे अगर आप टेक से ब्रेक लिए कभी इन फ्यूचर, वैसे आपका पैसा इतना है, मुझे नहीं लगता कि आप कभी ब्रेक लोगे, बट कभी ऐसा हुआ कि आपको लगे नहीं अब मैं ब्रेक लूंगी, तो आप उस टाइम पे क्या करना चाहोगे? मैं अगर टेक से ब्रेक लूंगी तो मैं फिर कुछ वैसा काम करूंगी जहाँ पे कि मैं VTO मतलब वॉलंटियरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज करूंगी, कि लोगों को कंट्रीब्यूट करूँ, हेल्प कर सकूँ। कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुकिंग भी हो सकता है, उनको पढ़ाना हो सकता है, उनकी एजुकेशन हो सकती है, बट मैं वॉलंटियरिंग में अपना समय देना चाहूंगी जिससे कि मैं कम्युनिटी को गिव बैक कर सकूँ। ग्रेट, ग्रेट थॉट, रियली आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू। ये चीज ना मैं काफी सेल्सफोर्स से सीखी हूँ। सेल्सफोर्स में वी हैव लॉट ऑफ VTO एक्टिविटीज, वॉलंटियरिंग गिव बैक एक्टिविटीज। तो मैंने खुद ने भी काफी सारी उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, और उससे मुझे लगा, रियलाइज हुआ कि गिविंग बैक इज सच अ अंडररेटेड थिंग दैट वी लिव बाय। लाइक हमें, अगर हम पॉसिबल है हमारे लिए तो हमें देना चाहिए, कम्युनिटी को वापस करना चाहिए। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। राइट, और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और ये मैं सारे व्यूवर्स से भी कहना चाहूंगी कि हमें जो चीजें मिलती हैं या फिर हमारे पास जो स्किल सेट है उसका हमें यूज करना चाहिए, और हमें अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों को भी उससे कुछ बेनिफिट दे सके। तो रियली वेरी ग्रेट पॉइंट। रितु, अगर आपको एक लाइन में अपनी लाइफ को, अभी तक की जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करोगे?
मेरे को अगर मेरी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो मैं बोलूँगी कंटेंटफुल। मैंने अभी तक जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है या जो भी मेरे अराउंड कनेक्शंस है और जिस भी मुकाम पे मैं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड और बहुत कंटेंट हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ अभी की सिचुएशन में, अपनी फैमिली, अपना घर, अपना करियर। सो बस मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ रोज कि जो भी है जैसा भी है सब सही है और आगे भी जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। ग्रेट, रियली यू आर सो ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसा सबको नहीं मिलता कि मतलब, और इतनी बैलेंस लाइफ की, अपने करियर, अपनी फैमिली और सबको साथ में लेके चलना। क्योंकि आज जो जिस तरह की चीजें हम देखते हैं सोसाइटी में कि या तो लोग करियर के पीछे फैमिली को छोड़ देते हैं, बट इन सारी चीजों को एक साथ लेके चलना ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब क्या कहेंगे, एक बहुत ही बड़ा मुकाम है। सो इट्स वेरी नाइस ऋतु जी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मालती जी और बहुत अच्छा लगा है। आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? कुछ जैसे आप इतने बड़े चैलेंजिंग रोल को एज ए मदर और सबको साथ लेके चलना, सब चीजों को अच्छे से हैंडल करना, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसे मंत्रास देंगी जिससे वो भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और वो खुद को रिलेट कर सके कि नहीं, हम भी कर सकते हैं? क्योंकि एज सच हम सबके पास तो सेम चीजें होती हैं, बस हमें कैसे उसको यूटिलाइज करना है ये चीजें हमें सीखनी है। तो क्या आप कुछ बताएंगी? मुझे ऐसा लगता है ना, वुमेन्स को थोड़ा सा परफेक्ट, सोसाइटी ने ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा है कि उन्हें सब कुछ करना है, सारी चीज़ें परफेक्टली करनी है, चाहे करियर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वही 24 घंटे हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, किस चीज़ को आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, उनके व्यूज लीजिए, क्या आपके लिए वर्क कर सकता है, क्या उनके लिए वर्क कर सकता है, और बेस्ड ऑन आपकी आपसी समझ में एक बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि ठीक है, इस तरीके से हम इस मॉडल पे काम करते हैं, ये समय आप दो, ये समय मैं दूंगी, और उस हिसाब से सहमत से और समझ से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो एकदम सुपर वुमन कोई नहीं हो सकता है। सुपर वुमन बनने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, और अपने पार्टनर का, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का एज अ होल। तो अपनी सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखें, आस्क फॉर हेल्प। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कुछ करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। या ऋतु जी, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा, आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें और सुपर वुमन बनने की जरूरत भी नहीं है। आपको अपनी हैप्पीनेस, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तभी आप सबको साथ में लेके और सबको हैप्पी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो ग्रेट थॉट ऋतु जी, और बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को बताया, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, मतलब जिससे बहुत सारे लोग अपने खुद को रिलेट कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरे विचार और ये जर्नी, ये सोलफुल जर्नी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हम नेक्स्ट और मिलते रहेंगे ऐसे ही सोलफुल मॉम्स की स्टोरी की। तो ऋतु जी, आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू।